हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अष्टांग हृदय स्टार्ट करने वाले हैं। गाइस क्वालिटी पे मत जाओ, वीडियो पे कि ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं, बकवास नहीं। यहाँ पे देखिए, पहले आपने अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर, जैसे कि आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। सो आप लोग वो वाला वीडियो देख के आना एक बार, क्योंकि आप जब बेसिक क्लियर करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैं चैप्टर से स्टार्ट करने वाली हूँ। फर्स्ट चैप्टर आपका सबसे पहले अष्टांग हृदय जो है ना, इसमें आपको सूत्र स्थान दिए गए हैं पूरे। तो उसमें से हम लोग को 15 ही पढ़ने हैं। फर्स्ट ईयर में हम लोग को 15 पढ़ना है। तो इसमें पहले सबसे पहले चैप्टर है आयुष्कामी अध्याय। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम है। और मैं यहाँ पे जो मेन टॉपिक्स है मैं वही कवर कर रही हूँ। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे देखो, ये जो श्लोक है, इस श्लोक पहले ना कोई भी, जैसे कि एक ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण मतलब कोई ना कार्य स्टार्ट करने से पहले कुछ शुभ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे मंगलाचरण कहते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई पूजा होने वाला है तो आप लोग उसमें कुछ मंत्र बोले जाते हैं स्टार्ट करने से पहले, वही उसी को हम लोग बोलते हैं। उसी टाइप्स के हम लोग कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो जो आचार्य थे वो पहले हम लोगों को क्या देते थे, कोई एक उससे रिलेटेड वो मंत्र देते थे। तो इसी ये मंगलाचरण है, आप इसको पढ़ लेना। श्लोक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा कभी, बट आप पढ़ लेना एक बार। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देती हूँ, आप लर्न कर लेना। वो आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे कि ये देखो, पहला श्लोक आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि ना चरक ने आयु की परिभाषा दी है। आयु मतलब क्या होता है, आपका लाइफ। ठीक है, तो उसके बाद ये है शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवितम नित्य बंधस्य पर्याय। ठीक है, ये श्लोक आपको लर्न होना चाहिए, बेसिक है ये हम लोगों का आयुर्वेद का, तो आपको ये सब याद होना चाहिए। इसका मीनिंग बताती हूँ मैं आपको। जैसे शरीर इंद्रिय, शरीर मतलब हमारा जो शरीर है वही है। और सिर्फ पंच महाभौतिक क्यों लिखा है पता है आपको? शरीर जो है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो हमारा शरीर है वो बना किससे है? पंच महाभूतों से बना है। पंच महाभूत क्या होते हैं अभी? जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये जितने भी होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सॉरी, ये जो 5 है, यही इन 5 से ही हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई है। आयुर्वेद का ये प्रेफरेंस है, आपको बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप आयुर्वेद को समझ पाएंगे। ये शरीर हो गया। इंद्रिय होता है, इंद्रिय तो आपको पता ही है, 5 ज्ञान इंद्रियां होती है और 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। और सत्व, सत्व मतलब होता है मन हमारा। जब इन सब का ना एक साथ संयोग होता है, तब हम लोग की जो एक वो बनती है, उसी को हम लोग आयु कहते हैं। ये चरक के अकॉर्डिंग है। चरक कौन है मैं भी आपको बताऊंगी, ये हिस्ट्री का पार्ट है गाइस, तो मैं इसको लॉन्ग नहीं करना चाहती। ये भी एक आचार्य है जो कि अपनी बुक लिखे हैं आपको। तो यहाँ पे जब हमारे शरीर का, इंद्रियों का और सत्व का मन का, इन सब का एक साथ संयोग होता है तो हम लोग को जीवन मिलता है। जीवन मतलब क्या मिलता है? जीवन मिलता है, आयु होता है। ठीक है, और नित्यक और अनुबंध, ये क्या है? इसके पर्याय है, आयु के पर्याय। ठीक है, ये याद रखना, 2 पर्याय है, इन दोनों को याद रखना। एग्जाम में पूछ लेता है एमसीक्यू में, सो आपको याद रहना चाहिए। और उसके बाद आप खुद से कोई क्वेश्चन करेगा कि आयुर्वेद क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। आप ऐसे किसी को एक्सप्लेन करना होगा ना, कि आयुर्वेदा में आपको कभी भी श्लोक से आप इम्प्रेस कर सकते हो लोगों को, और आपको श्लोक ही बोलना है इन सब में, क्योंकि ये बेसिक है तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, हिता हितम सुखम दुखम मानम तच यत्र आयुर्वेद उच्यते। ठीक है, ये वाला श्लोक में क्या बोल रहा है? देखो, कोई बोलेगा आयुर्वेद क्या होता है, तो आप बोलोगे जहाँ हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, ये 4 नाम याद रखना। उसके बारे में बताया जाता है, उसी हम लोग ना वो कहते हैं आयुर्वेद है ये। ठीक है, समझिए, जहाँ पे सुख आयु, दुख आयु, सुख आयु, दुख आयु, हित आयु, अहित आयु का वर्णन किया जाता है, वही आयुर्वेद है। ठीक है, सबसे पहला इसमें बोल रहा है, देखो, आयुष्कामी अध्याय। फर्स्ट चैप्टर आपका अष्टांग हृदय का आयुष्कामी अध्याय है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ वो दिया गया है, आयुर्वेद का प्रयोजन दिया हुआ है। आयुर्वेद का प्रयोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक है, इसको ऐसे प्रेफर कर लेना लाइन से। ये आपको क्रिया की बुक में अच्छे से दिया हुआ है, चरक में भी दिया हुआ है, हर जगह दिया होगा, पर इधर देखिए, इधर थोड़ा अच्छे कम दिया है। देखो, स्वास्थ्य रक्षणम अतुर से विकार प्रशमनम, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको स्वस्थ रखना, जो इंसान ठीक है उसको ठीक रखना, और अगर किसी को बीमारी हो गई है तो उसका इलाज करना, यही आयुर्वेद का प्रयोजन है। ठीक है, आयुर्वेद हम लोग क्यों सीख रहे हैं? यही करने के लिए, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना, जो हेल्दी व्यक्ति है उसको हेल्दी रखना, और जो हेल्दी नहीं है, बाई चांस वो बीमार पड़ गया है, तो उसको फिर से ठीक करना। ठीक है, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, कोई भी पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद आपको ये देखो, जो श्लोक हम लोग पढ़े थे आयु का, वही दिया हुआ है, आप लोगों से टेंशन मत लेना। देखो, ये 4 चीज याद रख लो, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इन चारों का जब संयोग होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसकी आयु है, वही उसकी आयु होती है। और ये आयुर्वेद का प्रयोजन मैंने आपको ऊपर बताया, वही सेम दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद है आयुर्वेद की परिभाषा, ये बाय द वे।
और इसके बाद ये ना इधर थोड़ा सा घाच पूछ किया हुआ है। सो ये सब आप लोगों को मतलब अभी इतना ठीक है, वो आप आगे प्रेफर कर लेंगे। इधर अर्थ का मतलब जो बोल रहा है ना, धन से दिया हो गया है। धन क्या हमारे सुख है, सुख है हमारे धन। और इसमें ऐषणाएं, सुख का मतलब हम लोग ऐषणाएं से लेते हैं। ऐषणाएं क्या होती है? हमारी इच्छा। मतलब देखो 3 बताई गई है ऐषणा हमारी। एक प्राण ऐषणा होती है, एक होता है धन ऐषणा होती है, और परलोक ऐषणा होती है। ये आप चरक के ना 11 चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से दिया गया है। पर अभी आप ऐसे मतलब थोड़ा सा ले लीजिए, आपको ज्यादा बाउंस ना हो जाए, ठीक है। और उसके बाद देखिए ना, आयुर्वेद का अवतरण दिया है। ये भी आपका ना हिस्ट्री का टॉपिक है। सो मैं यहाँ पे प्रेफर नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। मैं इसको डिटेल में एक अलग सी वीडियो बना के मतलब आपको दिखा दूंगी। पर आप ये चार्ट लर्न कर लीजिए। ये चार्ट मतलब आप याद कर लेंगे तो आप मतलब ऑलमोस्ट आयुर्वेद पढ़ लिए हैं, आयुर्वेद का हिस्ट्री पढ़ लिए हैं। सो ये वाला चार्ट आप लर्न कर लीजिएगा। इसको मैं क्या ही बताऊं, इसे चार्ट तो आप समझ ही जाएंगे। सो देख लो, चरक संहिता के अनुसार किसने भागवत, ये सब याद करना है आपको, किसने किसने दिया था, ये मैं उसमें डिटेल में बता दूंगी। और यहाँ पे आइए, अष्टांग हृदय निर्माण का उद्देश्य क्या है? अष्टांग हृदय बनाने की जरूरत क्या थी? जो ये बुक है अष्टांग, इसको बनाने की जरूरत क्या थी? जब हमारे पास चरक और सुश्रुत जैसी इतनी अच्छी अच्छी संहिताएं थी, तो हम लोगों ने ये बुक मतलब कि अष्टांग हृदय क्यों बनाया गया? तो देखो, इसमें क्या बोला गया है कि जो हमारा चरक है, अष्टांग है, सॉरी अष्टांग नहीं, सुश्रुत है, वो बहुत अच्छा वो है, मतलब बहुत अच्छा नॉलेज दिया गया। बट इतना ज्यादा वास्ट है, इतना ज्यादा मतलब विच्छेद करके लिखा है कि कोई एक किसी चीज में प्रसिद्धि पाना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो? मतलब कि एक ही मैं पढ़ना चाहूंगी तो मैं उसको पढ़ ही नहीं पाऊंगी, इतना ज्यादा वो लेंथी है। तो सो यहाँ पे अष्टांग हृदय जो है ना, उसमें क्या किया गया है कि सब मतलब कि चरक से और सुश्रुत से दोनों के कंटेंट को लेके उनको एक सारांश रूप में, समरी रूप में अष्टांग हृदय का मतलब बुक बनाया गया है। अष्टांग हृदय वाग्भट ने बनाया है, भाई फिर से याद करा दूं आपको, ठीक है। इसके बाद देखो, जो चरक है वो काय चिकित्सा प्रधान है। काय चिकित्सा मतलब होता है ना मेडिसिन, मतलब वो ना मेडिसिन देने में प्रेफर करते थे लोगों को। और जो सुश्रुत जी हैं, उन्होंने ना सर्जरी से रिलेटेड किया गया है, फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत है, ठीक है। तो देख समझ रहे हो, मतलब दोनों इतने ज्यादा वास्ट हो गए थे ना कि लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे कभी जिंदगी में। मतलब मैं चाहूंगी कि मैं सर्जरी भी करूं और मेडिसिन भी मतलब लोगों को दूं, तो मैं दोनों नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा लेंथी है, मैं पढ़ते पढ़ते ही शायद मर जाऊंगी। सो इसलिए अष्टांग हृदय का मतलब बनाया गया है। तो यहाँ पे आयुर्वेद के 8 अंग दिए गए हैं। आयुर्वेद के 8 अंग का मतलब है यहाँ पे आयुर्वेद के कितने टाइप्स हैं, मतलब कितने टाइप्स की चिकित्सा की जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि देखो, पहले 8 में क्या दिया है? काय दिया है, बाल दिया है, ग्रह दिया है, गृह चिकित्सा होता है, उद्वाक चिकित्सा होता है, शल्य होता है, दंष्टा होता है, जरा होता है, वृषण होता है, ठीक है। ये 8 टाइप के जो है चिकित्सा की जाती है। यही आयुर्वेद के 8 अंग है। ये आपको मतलब याद होना चाहिए, श्लोक भी आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, काय का मतलब होता है मेडिसिनल, मतलब जो हम लोग मेडिसिन देकर चिकित्सा करते हैं उसे बोलते हैं। बाल चिकित्सा का मतलब हो गया बच्चे लोगों की जो चिकित्सा की जाती है, मतलब स्टार्टिंग में जो बच्चे लोगों को, मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें जो हम लोग स्टार्टिंग में जो मतलब रहता है ना कि डोज देना है, वो मतलब पोलियो का टीका लगाओ, ये सब लगाओ, उस टाइप की जो चिकित्सा की जाती है। और माँ के अंदर कितना मतलब दूध का कोई प्रोडक्शन में गड़बड़ नहीं है, ये सब जो चिकित्सा है वो बाल चिकित्सा के अंदर आता है। गृह चिकित्सा का मतलब होता है देवी देवताओं से रिलेटेड है, मतलब जो लोग नहीं होते भूत प्रेत के चक्कर में रोज पड़े हुए होते हैं, वो लोग की जो चिकित्सा की जाती है, उस टाइप की चिकित्सा को हम लोग गृह चिकित्सा कहते हैं। उद्वाक चिकित्सा का मतलब होता है ना कि आपके क्लैविकल के ऊपर वाली जो चिकित्सा की जाएगी ना, उसे हम लोग उद्वाक चिकित्सा कहते हैं। शल्य चिकित्सा मतलब होता है सर्जरी से रिलेटेड। दंष्टा मतलब होता है कि आपको कोई, मतलब आपको नहीं, सॉरी, मतलब किसी को जो सांप काटने से जो पॉइजन, किसी के दांत से जो पॉइजन हो जाए या फिर कुछ बीमारी हो जाए, उसकी जो चिकित्सा की जाएगी उसे कहते हैं। जरा मतलब रसायन से रिलेटेड जो चिकित्सा की जाती है। और एक होता है वृषण मतलब बाजीकरण, ठीक है। ये सब देखो आपको डिटेल में दिया गया है, ये देखो एक एक करके सबका दिया गया है, आप इसको लर्न कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। मैंने आपको इसे मतलब ओवरव्यू बता दिया है कि आप मतलब देखो जतरू के ऊपर मैंने सब टॉपिक्स कवर किए हैं, बट आप इसको एक बार पढ़ लेना डिटेल में, जनरल बहुत ज्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी। सो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आप जब तक पढ़ोगे नहीं आपके दिमाग में घुसेगा नहीं, तो आप पढ़ो, ठीक है। अब देखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक याद करना, वायु पित्तम कफ शेती त्रयोदोषा समासा, ठीक है। ये त्रिदोष का श्लोक है। अब दोष क्या होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। हमारा जो शरीर है, अभी आप न्यू है शायद आपको पता नहीं होगा, जैसे हमारा शरीर है वो 5 महाभूतों से बना है। मैंने 5 महाभूत क्या होता है मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत है। इन 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। और इनके अनुसार हम लोग के जो शरीर में होते हैं 3 टाइप के दोष होते हैं। मतलब दोष का मतलब यहाँ पे ना एक वो ले लो, बीमारी होना, जिससे बीमारी होता है या नहीं होता है, उस टाइप का मतलब 3 होते हैं, वात, पित्त, कफ। यही मतलब 3 टाइप के लोग होते हैं। एक किसी में वात डोमिनेंट होगा, किसी में पित्त होगा, किसी में कफ डोमिनेंट होगा तीनों
मतलब सबके बॉडी में तीनों है पर डोमिनेंट कोई एक होता है, मे भी दो भी हो सकता है, किसी किसी में तीन भी होता है, सम भी होता है, ठीक है, पर डोमिनेंट होते हैं कुछ दोष सब में। तो उसकी बात कर रहा है कि जो तीन दोष होते हैं, त्रिदोष का श्लोक है, आपको याद रखना चाहिए, जो कि कौन होता है, वात पित्त एंड कफ, ठीक है। इसके बाद लिखा है कि दोषों के प्रकार जो होते हैं, देखो दोष दो टाइप के होते हैं। कभी आपको कोई पूछेगा कि दोष कितने होते हैं तो आप दो बताएंगे, तीन नहीं, ठीक है। देखो दो कैसे बोल रहे थे, एक शारीरिक दोष होता है, एक मानसिक दोष होता है। शारीरिक मतलब जो हमारे शरीर में दोष है, ठीक है, मतलब बॉडी में जो दोष है वो तीन होते हैं। अब आप बोलेंगे वात पित्त कफ, शरीर में कितने दोष होते, दोष क्या होते हैं। दोष का आपको कोई बोलेगा दोष है क्या, तो आप बोलोगे जो ना शरीर में हम लोग के स्वतंत्र रहते हुए भी जो ना शरीर को दूषित कर दे रहा है, मतलब जो ना मुक्त है, अपने शरीर में घूम टहल रहा है पर हम लोग को तो बीमारी कॉज कर दे रहा है, तो उसे हम लोग दोष कहते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग को कितना, देखो अभी कितने टॉपिक्स इनसे क्लियर हुए हैं। सबसे पहले आपसे बोलेंगे दोष क्या होता है। दोष बोल देना जो स्वतंत्र रूप में शरीर में रहते हुए शरीर को दूषित कर देता है, उसे दोष कहते हैं। फिर कोई पूछेगा आपसे दोष कितने टाइप के होते हैं, तो आप बोलेंगे दो, तीन नहीं दो, ठीक है। एक शारीरिक और मानसिक। शारीरिक मतलब जो हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी हो रही है उसको बोलते हैं। मानसिक मतलब जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड, हमारे मतलब की मेंटल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसे मानसिक कहते हैं। तो मानसिक में आपने दो देखा है, एक रज होता है और एक तम होता है। और शारीरिक में शरीर से रिलेटेड कितनी बीमारियां होती हैं हमको, किस टाइप की, एक वात होती है, पित्त होती है और कफ होती है। सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। देखो ये ना बहुत बेसिक है, मतलब आपको भी मे भी हार्ड लग सकता है क्योंकि आप नए हो, बट ये बहुत बेसिक है। आप इतने बार सब पढ़ोगे ना कि आपके ये सब मतलब कि दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप क्रिया में भी इतना डिटेल में पढ़ोगे, एक एक चैप्टर है इन सब पे, तो आप मतलब पढ़ ही लोगे। बट अभी के लिए आप अपने दिमाग में थोड़ा सेट करो, एक साथ पूरा मत खाओ वरना फिर उल्टी हो जाएगा। सो थोड़ा थोड़ा करके डाइजेस्ट करो, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी कुछ नहीं समझ रहा था कि ये सब कैसे, मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं आयुर्वेद, पर धीरे धीरे समझने लगा। और बहुत अच्छा आयुर्वेद है, मैं आपको बताती हूँ, आयुर्वेद से सब होता है गाइस। अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, आयुर्वेद बेस्ट है। सो आगे थोड़ा बहुत मोटिवेशन दे देती हूँ मैं सिफ्टी में। नेक्स्ट टॉपिक आपका है त्रिदोष विमर्श। त्रिदोष मतलब आपने देखा हुआ दोष, मैंने आपको बताया तीन होते हैं। त्रिदोष, त्रि बोला है तीन, ठीक है, दोष नहीं बोला है सीधा, त्रि बोला है। तीन दोष कौन से होते हैं, वात पित्त कफ, ये तीनों दोष होते हैं हमारे शरीर में। जरूरी ये दोष है तो हम बीमार नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे में तो है वो, बट समझ लो कि वो दो टाइप्स होते हैं, एक सामान्य अवस्था में हो सकते हैं और व्याकृत अवस्था में हो सकते हैं। सामान्य का मतलब होता है जब आपके जो तीनों दोष है वो सम है, इक्वल है, ठीक है, तो आपको ना मतलब वो कोई हार्म नहीं करेंगे, वो आपके लिए अच्छे हैं। जैसे कि तब आपका बल वर्ण, आपका जो इंद्रियां हैं, आपके आंख मुंह काम अपना काम मतलब सही से करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग साम्यावस्था। त्रिदोष जब इक्वल होते हैं तो हम लोग उसे साम्यावस्था। और वैकृतावस्था मतलब क्या होता है पता है, वैकृतावस्था में वही दोष समझ लो कि वात जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, पित्त थोड़ा कम हो गया या फिर पित्त बढ़ गया, मतलब कोई भी एक डोमिनेंट हो जा रहा है बहुत ज्यादा और अपने आप को बहुत ज्यादा वो मतलब प्रभावित कर रहा है आपकी बॉडी को, तो उससे हम लोग को क्या होगा, दोष होंगे, बीमारियां होंगी, तो उसको बोलते हैं विकृतावस्था। जब दोष अपनी मतलब कि दोषों का क्षय हो जाए या फिर वृद्धि हो जाए तो उसी को हम लोग विकृतावस्था कहते हैं। समझ रहे हो, क्षय का मतलब होता है ना घट जाए, मतलब हो जाएगा वात बहुत कम हो गया या फिर पित्त कम हो गया, कफ कम हो गया, तीनों में से कोई कम हो जाए तो उसको बोलते हैं क्षय, उस दोष का क्षय हो गया। वृद्धि मतलब बढ़ जाए, वात पित्त कफ तीनों में से कोई एक बढ़ जाए, फिर दो बढ़ जाए, फिर तीनों बढ़ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि, ठीक है। इसी को देखो चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है, सो आप इजीली समझ सकते हो। देखो दोषों की अवस्थाएं क्या होती हैं, दो अवस्थाएं याद रखना। अवस्थाएं, दोष जो होती है दो अवस्था में हो सकती हैं आपके पास, एक साम्य अवस्था में हो सकती है और एक होती है वैकृत अवस्था में। साम्य अवस्था मतलब जब आप स्वस्थ हैं तो आप प्राकृतिक रूप हैं, ठीक है, इसे शरीर को धारण करती है, मतलब शरीर को धारण मतलब शरीर स्वस्थ है आपका, ठीक है। और वैकृतावस्था में समझ लो कि आपका दोष जो है बहुत बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, तो उसको बोलते हैं वैकृतावस्था। तो दो टाइप से हो सकती हैं, एक वृद्धि हो रहा है, एक क्षय हो रहा है। अब वृद्धि में भी देखो तीन दोष है तो तीनों की वृद्धि हो एक एक करके दे दिया है, और क्षय होगा तो कभी वात का होगा, पित्त का होगा, कभी कफ का होगा क्षय। सो ये आप याद रखना ये चीजें। और देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि ना कौन सा दोष कहाँ होता है। देखो दोष हमारे वात पित्त कफ ये तीनों दोष हमारे पूरे बॉडी में है, बट हमने इसको डिफाइन किया लाइक कुछ कुछ पार्ट्स में होंगे। जैसे कि देखो ये चार्ट आपको, सो गाइस ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ये आपको लर्न होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोष दिया हुआ है, उनके स्थान दिए हुए हैं। वात जो होता है देखो हृदय और नाभि के नीचे होता है, मतलब जो हृदय और नाभि के नीचे जो लोअर पार्ट होता है वहां पे क्या होगा, आपका वात होगा। और पित्त हृदय और नाभि के बीच में होता है, मिडल वाले पार्ट में होता है। कफ जो होता है हृदय और नाभि के ऊपर होता है, मतलब चेस्ट वाले पार्ट पे होता है, ठीक है, चेस्ट वाले। ये वाले देखो इसके स्थान आप समझ गए। इसके बाद आपको बता रहा है वायु, मतलब ये वाय मतलब क्या बोलते हैं आयु, मतलब किस आयु में कौन सा दोष डोमिनेंट होता है ये बताने की कोशिश। एक मिनट सॉरी,
ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ गई, ठीक है। देखो वृद्धावस्था में बोल रहा है, जब हम लोग बुढ़ापे में आते हैं तो उनमें वात डोमिनेंट हो, इसलिए हम लोग के जोड़ों में देखना, जो बुढ़े हो जाते हैं लोग उनके जोड़ों में बहुत दर्द होता है, क्योंकि वात की वजह से। पित्त जो को युवावस्था में, जो जवानी में लोग आते हैं तो वो लोग में पित्त डोमिनेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद जो कफ होता है, बाल्यावस्था में कफ की डोमिनेंसी होती है, ये आप याद रखना। बाल्य मतलब छोटे बच्चों में कफ ज़्यादा होता है, ठीक है। दिन क्या होता है, देखो अभी दिन का बता रहा है, जब भी मतलब सुबह आपका जो होता है, मतलब जो शाम होती है तो उसमें आपका ना वात डोमिनेंट होता है। और उसके बाद जो पित्त होता है वो मध्यम, मतलब दोपहर के टाइम पे, दोपहर में आपका क्या होता है, पित्त डोमिनेंट होता है। और जो कफ होता है वो सुबह सुबह डोमिनेंट होता है। नहीं होता लोगों को जो सुबह सुबह उठते हैं थोड़ा कफ टाइप लगता है सीने में, थोड़ा सा गले में खरार टाइप्स, वो कफ डोमिनेंट होता है क्योंकि सुबह सुबह, इसलिए आपको ऐसा फील होता है। और उसके बाद देखो दिन का दिया, रात्रि में भी दिया है, रात्र का अंतिम प्रहर, मतलब जो रात होती है उसके अंतिम प्रहर में वात होता है, और रात्रि का मध्य जो होता है बीच वाले में पित्त होता है, रात्रि का पूर्व प्रहर में कफ होता है। और देखो ये भी दिया है आहार का, मतलब जो हम लोग खाना पहले खाओगे आप, जैसे हम लोग कोई खाना खा रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे कफ की वृद्धि होती है उसमें। देखो कफ की वृद्धि कब होगी, आहार सेवन के बाद होती है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई आहार खा रहे हैं तो उसमें देखो सलाइवा मिक्सअप होता है, ये सब चीज़ों से कफ की वृद्धि हो जाती है। फिर जब वो डाइजेस्ट होता है तो पाचन के समय पे हम लोग पित्त की वृद्धि होती है, और पाचन हो जाएगा जब वो पच जाएगा तो उसमें वात की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ये आपको चार्ट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बेसिक है, आपको नहीं समझा तो आप बोलना कमेंट में, मैं इसको वापस समझाऊंगी, पर मेरे अकॉर्डिंग मैंने समझा दिया है, इससे ज़्यादा मैं क्या ही समझाऊंगा आपको, बट ठीक है। देखो दोषों के अनुसार जठराग्नि की स्थिति। अब जठराग्नि मतलब आपकी क्या होती है पता है, देखो अग्नि जो होती है, अग्नि हमारी 13 टाइप की होती है, बट आप इतना डिटेल में मत जाओ वरना अभी आपको समझेगा नहीं। पहले आप ये समझो, जठराग्नि का मतलब हमारे जो अग्नि है, हमारे पेट में जो हमारी पाचन होती है उसमें जो अग्नि होती है उसी को हम लोग जठराग्नि बोलते हैं। जठराग्नि आपका पेट ही है इनडायरेक्टली, ठीक है, जहाँ डाइजेशन हो रहा है। सो वही बोल रहा है, जठराग्नि की जो अग्नि है, मतलब जो अग्नि मतलब एसिड से एक टाइप समझ सकते हो आप अभी के लिए बस। दोषों के अनुसार जठराग्नि की स्थिति। अब जो दोष होते हैं, मैंने बोला आपको 3 होते हैं, वात पित्त कफ, तो उन्होंने बोला है कि उसमें जठराग्नि की स्थिति कैसी होगी और रहते कैसे हैं। जैसे वातादि दोषों के अनुसार जठराग्नि की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, मतलब कि जैसे जठराग्नि भिन्न भिन्न हो गया वात के कारण। देखो अब जो वात होता है के कारण जो हमारी जो अग्नि है, पेट में जो हमारी अग्नि है, डाइजेशन करने वाला एसिड है, उनका वात के कारण बहुत अलग होता है, विषम होता है, ठीक है। पित्त के कारण तीक्ष्ण होता है, और कफ के कारण मंद होता है, ठीक है। ये 3 आपको याद रखना पड़ेगा, मेन चीज ये दिया हुआ है। देखो ये विमर्श मतलब इसको आपको ना वो दिया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप ये याद रखिए, और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। सो आप पेज भर पाएंगे एग्जाम में। पेज भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बाद में पता चलेगा कि मतलब पेज भरना मतलब ऐसा नहीं कुछ भी फेंका फाकी करके टॉपिक ही लिखना होता है आपको, बट ऐसे आपको आना चाहिए, यही चीज को आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने आना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ, हमारे पेट में जो अग्नियां होती है वो 3 टाइप से, मतलब वो दोषों के अनुसार 3 टाइप्स की हो सकती हैं। एक होती हैं जो कि वात के कारण विषम होती है। देखो एग्जाम्पल से समझाया गया है, जैसे कोई चूल्हा जानते हो, गांव में जो गांव से मतलब कोई देखा होगा तो चूल्हा जिसमें खाना बनता है, उसमें एक एग्जाम्पल देके बोल रहे हैं, जैसे कि कोई खाना पक रहा हो और उसमें वात लग रही होगी, हवा लग रही होगी, तो वो कभी ज्यादा पकेगा, कभी उसमें मतलब हवा लगेगा ज्यादा तो कभी अच्छा पकेगा, कभी नहीं पकेगा, कभी कभी हो सकता है कि जल ही जाए, इतना ज्यादा आग लग जाए। तो विषम है, विषम मतलब कि वात के कारण कभी ज्यादा भी मतलब हवा की वजह से ज्यादा भी पक सकता है, कम भी पक सकता है, कोई मतलब बताया नहीं जा सकता। तो इसलिए बोल रहा है जो वात होता है हमारे से पेट में भी जो अग्नि होती है, जठराग्नि भी होती है, उसके कारण वात के कारण विषम होती है। कभी हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छे से हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है ज्यादा ही ओवर हो जाए, ऐसे टाइप्स का, समझ रहे हो, वात के कारण होता है। और इसके बाद पित्त के कारण तीक्ष्ण होता है। अब पित्त का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वही चूल्हे पे समझ लो आग जो है बहुत तेज है, ठीक है, बहुत तेज है, मस्त जल रहा है, तो आपका ऑफकोर्स जो रहेगा वो खाना अच्छे से पकेगा। सेम हमारे पेट में अग्नि जो होती है, पित्त पहले से एसिडिक होता है, और उसमें और आप और एसिडिक डाल दोगे पित्त, तो क्या होगा, खाना अच्छे से पक जाएगा, मतलब डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा। और उसका कफ, देखो कफ क्या होता है ना, शीत होता है। अब शीत में आप आग में थोड़ा सा राख मिला दो या फिर पानी डाल दो, पानी नहीं दिया आपके एग्जाम्पल में बट राख दिया हुआ है, आग जल रहा है उस पर राख डाल दो, शीत डाल दो थोड़ा सा, कफ क्या होता है, शीत होता है, डाल दोगे तो क्या होगा, वो जो आपकी अग्नि है वो और मंद हो जाएगी। जैसे कि आपके जो पेट है उसमें जो एसिड है उसके अंदर हम लोग कोई शीत चीजें डाल दे रहे हैं तो उससे हमारी जो अग्नि है वो और कम हो जाएगी। इसलिए समझो जठराग्नि, कफ क्या करता है, मंद करता है हमारी अग्नि को, हमारे जो पेट का डाइजेशन है कम करने का काम कौन करेगा, कफ करता है, ठीक है। ये हमारी जठराग्नि की स्थिति के हिसाब से बताया है। सो सिंपल। उसके बाद है दोषों के अनुसार कोष्ठ।
तो कोष्ठ में कैसा होता है, देखो ये भी 3 टाइप से होता है। जो वात है, वात के अधिक होने पर अधिकता से जो कोष्ठ होता है क्रूर हो गया, कठिन होता है, ठीक है, कोष्ठ जो हमारा कठिन होगा बहुत। और उसका पित्त के कारण मृदु होगा। देखो पित्त है, मृदु क्यों होगा, क्योंकि ये एसिडिक है भाई, मतलब ये पहले से ही तेज है एक टाइप का। हमारे मतलब पेट में देखो कोई चीज जल रहा हो, उसमें और आग डालोगे तो और जल्दी जलेगा, समझ रहे हो। हमारे पेट एसिडिक है, उसमें और पित्त डालोगे जो कि वो भी एक तेज का काम करता है, सो हमारी जो डाइजेशन होता है बहुत अच्छे से होगा, इसलिए मृदु हो जाएगा। मृदु मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा वो ऐसे टाइप्स, भुसभुसी टाइप्स, ऐसे टाइप्स, ठीक है। और उसके बाद जो होता है कफ की अधिकता से मंद हो जाएगी, ठीक है। जो हमारा कोष्ठ है वो मंद हो जाएगा, क्योंकि ये शीत है तो हमारा जो कोष्ठ होता है वो मंद होता है। इन तीनों का बोला गया है। और देखो समझ लो तीनों ही सम होंगे हमारे दोष, तो भी हमारा जो कोष्ठ होगा वो भी क्या होगा, मध्य हो गया, ठीक है। ये आप इतना सा पढ़िए गाइस, अगले वीडियो में बनाती हूँ। मेरा हाथ दर्द होने लगा है लिटरली पकड़ते पकड़ते फोन। सो गाइस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। आज के लिए इतना काफी है। मेरा कैमरे पे मत जाओ गाइस, क्या करूँ, खराब कर दिया मैंने। सो बाय गाइस।